चुनावी नतीजों को सिर्फ हार जीत के तराजू पर तौलना कहानी का सिर्फ एक पहलू देखना है। असल कहानी तो उस जमीन की नब्ज में छिपी होती है जहां से हर जनादेश जन्म लेता है। आज हम चांदनी चौक के चुनावी नतीजों का एक गहरा, डेटा पर आधारित विश्लेषण करेंगे। यहां मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि एक जटिल राजनीतिक नतीजे को समझने की कोशिश करना है ताकि आगे का रास्ता साफ नजर आए। देखिए, चांदनी चौक को सिर्फ दिल्ली के नक्शे पर एक जगह की तरह मत देखिए। ये व्यापार, समुदाय और बहुत ही गहरी राजनीतिक भावनाओं का एक जीता जागता धड़कता हुआ इकोसिस्टम है। यहाँ की हर गली, हर बाजार की अपनी एक धुन है, अपनी एक लय है, और इसी लय में लोगों की उम्मीदें, उनकी चिंताएं, सब कुछ समाया हुआ है। और अंत में यही भावनाएं ही तो हैं जो वोट में बदल जाती हैं। इस जगह की अपनी एक अलग ही राजनीतिक धड़कन है जिसे सुने बिना कोई भी रणनीति, कोई भी विश्लेषण अधूरा है। तो किसी भी रणनीति की शुरुआत कहां से होती है? आंकड़ों से? नहीं, जमीन से। इससे पहले कि हम नंबर और चार्ट्स की दुनिया में उतरें, हमें लोगों को समझना होगा। ये लोग कौन हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, और वो कौन से दबाव हैं जो हर रोज उनके फैसलों पर असर डालते हैं। एक कामयाब अभियान की नींव यहीं से और सिर्फ यहीं से रखी जाती है। यहां का सामाजिक ताना बाना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वैश्य व्यापारी और पंजाबी समुदाय हैं जो सही मायनों में इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जीएसटी और नोटबंदी के बाद बाजार में जो सुस्ती आई, उसकी सीधी चोट इन्हीं पर पड़ी है। दूसरी तरफ करीब 18.4% अनुसूचित जाति की आबादी है, जिनकी अपनी जरूरतें और अपनी प्राथमिकताएं हैं। और इन सब के ऊपर हैं युवा, जिनके मन में रोजगार को लेकर एक चिंता है। और फिर हैं आम नागरिक, जिन्हें रोजमर्रा की सुविधाएं चाहिए, साफ सफाई, पानी, छोटे कारोबार को सपोर्ट। ये मुद्दे अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही मिलकर यहां का वोटिंग पैटर्न तय करते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने जमीन के नब्ज को थोड़ा महसूस कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि लोगों की ये मिलीजुली आवाज 2025 के चुनाव में नंबरों में कैसे बदली। याद रखिए, चुनावी नतीजे महज संख्याएं नहीं होती, ये एक फैसला होते हैं, लोगों का फैसला, और हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। 16,572 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हार का अंतर है। और इतने वोटों का अंतर, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। असल में यही वो आंकड़ा है जिसने हमें ये गहरा विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि राजनीति में असली खेल चंद वोटों का नहीं, बल्कि उस लहर का होता है जो इतने बड़े अंतर पैदा करती है। आइए अब इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। कुल मतदाता थे लगभग 1,27,000, लेकिन वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 56%, आधे से थोड़े ही ज्यादा। ये कम मतदान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये नाराजगी भी हो सकती है और उदासीनता भी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को वोट मिले करीब 55%। पहली नजर में ये बहुत मजबूत आंकड़ा लगता है ना? लेकिन इसके बावजूद नतीजा हार में बदला। ये क्या बताता है? ये साफ करता है कि जीत सिर्फ आपके वोट शेयर पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि विपक्ष कितना वोट एक साथ ला रहा है। और इस नतीजे का कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये चार्ट उसी कहानी को एक तस्वीर में दिखाता है। हाँ, एएपी का हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन बीजेपी का 31.5% का वोट शेयर देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये विपक्ष की बढ़ती हुई जमीन का एक ठोस सबूत है। ये मतदाताओं की थकान और एक बदलते हुए राजनीतिक मिजाज का साफ संकेत है। एक मजबूत वोट शेयर होने के बाद भी हारना, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत और वोटरों का भरोसा दोनों ही बदल रहे थे। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। कोई भी चुनावी नतीजा कभी भी किसी एक कारण से नहीं होता। यह हमेशा पार्टी की अपनी अंदरूनी ताकत और कमजोरियों और बाहर के माहौल के बीच एक जटिल खींचतान का नतीजा होता है। चलिए इस नतीजे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। चलिए इसे स्वॉट एनालिसिस के चश्मे से देखते हैं। ताकत और कमजोरी, मौके और खतरे। ताकत क्या थी? बिजली पानी जैसी बुनियादी सेवाओं पर किया गया काम और एक बहुत मजबूत वॉलंटियर नेटवर्क। लेकिन कमजोरी भी उतनी ही बड़ी थी। पहली, वैश्य व्यापारी समुदाय से एक गहरा जुड़ाव नहीं बन पाया, और दूसरी, युवाओं को वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकाला जा सका। मौका था राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने का, लेकिन सामने खतरे भी थे। बीजेपी का बढ़ता हुआ प्रभाव और संसाधनों की कमी। 2025 का नतीजा इन्हीं ताकतों और कमजोरियों की लड़ाई का नतीजा था। कोई भी चुनाव एक बंद कमरे में नहीं लड़ा जाता। बाहरी माहौल का वोटरों की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की मजबूती ने एक मुश्किल राजनीतिक माहौल बनाया।
महंगाई और व्यापार में मंदी ने व्यापारियों की नाराजगी को और हवा दी। और फिर है टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप के जरिए सही और गलत दोनों तरह की जानकारी इतनी तेजी से फैली कि माहौल और भी जटिल हो गया। और इन सब के ऊपर प्रदूषण और जल भराव जैसी रोजमर्रा की शहरी समस्याएं थीं जो सीधे सीधे लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती हैं। और जब हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो एक बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, किसी भी जनादेश का जिम्मेदार विश्लेषण हमारे संवैधानिक मूल्यों के दायरे में ही होना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा का सम्मान और तथ्यों पर आधारित एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हमारा काम सिस्टम का विश्लेषण करना है, किसी व्यक्ति का नहीं। 2025 का चुनाव कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक लंबी कहानी का बस एक पन्ना है। ये समझने के लिए कि हम आज यहां तक कैसे पहुंचे और भविष्य किस ओर जा सकता है, हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले 7 चुनावों का पैटर्न हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, मतदाताओं का मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये समय और हालात के साथ बदलता है। चांदनी चौक की राजनीतिक कहानी में कई बड़े मोड़ आए हैं। सोचिए, 1998 से 2008 तक ये कांग्रेस का दौर था। फिर 2013 में एक नई ताकत आई, आम आदमी पार्टी, और सारे समीकरण बदल गए। 2015 में एएपी की एक जबरदस्त लहर आई और उन्होंने अपनी जगह बना ली। लेकिन 2025 में समर्थन में जो ये कमी आई, ये बताती है कि राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ये पूरा सफर राजनीति की इसी बदलती प्रकृति को दिखाता है। ये टेबल उस पूरी कहानी को आंकड़ों की जुबानी कहती है। जरा ध्यान से देखिए, 2013 में एएपी ने करीब 22% वोट से एक अच्छी शुरुआत की। 2015 में ये उछलकर लगभग 50% हो गया और 2020 में तो ये 66% के शिखर पर पहुंच गया। ये एक असाधारण चढ़ाई थी। लेकिन 2025 में ये 11% गिरकर 55% पर आ गया। उसी समय में बीजेपी का वोट शेयर, जो 2015 में 25% था, वो 2025 में बढ़कर 31.5% हो गया। और सबसे ज्यादा चिंता की बात है मतदान प्रतिशत। 2015 के 65% से लगातार गिरकर ये 2025 में सिर्फ 56% रह गया। ये ग्राफ, ये किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। 2015 के बाद से मतदान प्रतिशत लगातार गिरा है, और जब मतदाता, खासकर आपके अपने समर्थक, वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते, तो ये मोहभंग या उदासीनता का सबसे बड़ा संकेत होता है। ये घटता हुआ मतदान एक अलार्म है, क्योंकि ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जो जुड़ाव और उत्साह था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए। अब सवाल ये है, यहां से आगे का रास्ता क्या है? विश्लेषण का मकसद सिर्फ कमियां गिनाना नहीं, बल्कि समाधान खोजना है। अब हम एक 90 दिन की ठोस योजना, एक ब्लूप्रिंट देखेंगे, जिसका एक ही मकसद है, लोगों के विश्वास को फिर से बनाना और एक नया मजबूत जनादेश हासिल करना। इस वापसी की रणनीति एक सीढ़ी की तरह है, जिसके 4 कदम हैं। पहले 30 दिनों में, यानी D90 से D60, डेटा को गहराई से खंगालना, सही टीम को मैदान में उतारना और एक नया ताज़ा घोषणा पत्र तैयार करना। अगले महीने में घर घर दस्तक देना और छोटे छोटे समूहों के साथ टाउन हॉल बैठकें करके सीधा संवाद बनाना। तीसरे महीने में बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और डिजिटल कैंपेन से एक माहौल तैयार करना। और आखिरी 10 दिनों में सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम पर लगाना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आना। ये एक मेथोडिकल, डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। किसी भी अभियान का सबसे अहम चेहरा उसका उम्मीदवार होता है। चांदनी चौक जैसे पढ़े लिखे शहरी और व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? वो एक सिविक रिफॉर्मर होना चाहिए, मतलब एक ऐसा नेता जो शहर की समस्याओं को समझता हो और उन्हें सुधारने के लिए डेटा और सेवा की भावना का इस्तेमाल करे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान भाषण देने वाले की नहीं, बल्कि काम करने वाले की हो, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर हम इस फ्रेमवर्क में पुनर्दीप सिंह साहनी के प्रोफाइल को देखें तो तस्वीर साफ होती है। विश्वास के मामले में 10 में से 7 अंक, उनकी IIT दिल्ली की पृष्ठभूमि और साफ छवि की वजह से। इरादे में वो 10 में से 8 पर हैं, क्योंकि वो लोगों के हक के लिए खड़े दिखते हैं। हाँ, भाषण कला में वो औसत हैं। तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है उनका इरादा और लोगों का उन पर भरोसा। रणनीति ये होनी चाहिए कि इसी पूंजी को और बढ़ाया जाए और पारंपरिक वोट बैंकों के साथ उनका रिश्ता बेहतर बनाने पर काम किया जाए। एक असरदार रणनीति वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। उसका मतलब होता है सही मुद्दे को सही जगह पर उठाना। यह मैपिंग साफ दिखाती है कि व्यापार से जुड़ी समस्याएं चांदनी चौक के मुख्य बाजारों में सबसे ज्यादा हैं। बेरोजगारी का दर्द असंगठित क्षेत्रों और युवाओं की बस्तियों में ज्यादा महसूस होता है।
एक सफल अभियान हर जगह एक ही बात नहीं दोहराता, बल्कि वो हर इलाके की सबसे बड़ी चिंता को सीधे संबोधित करता है। और आज के डिजिटल युग में जब हम डेटा का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं, तो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। एक प्रभावी और टिकाऊ राजनीतिक अभियान हमेशा मतदाताओं की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करता है। भारत के डेटा संरक्षण कानून के सिद्धांतों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये मतदाताओं के साथ एक लंबा और भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए भी जरूरी है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डेटा, विश्लेषण और रणनीति ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के औजार नहीं हैं। ये असल में शासन करने का अधिकार और विश्वास अर्जित करने के साधन हैं। असली मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि उस सत्ता का इस्तेमाल लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए करना है। जीत से सेवा तक का जो सफर है, वही असली और सार्थक राजनीति है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जनादेश मिलता कब है? सिर्फ वोटिंग वाले दिन, या फिर दो चुनावों के बीच के हर एक दिन सेवा से, जवाबदेही से और विश्वास बनाकर कमाया जाता है? इस पर सोचिएगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.